आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो समाज शास्त्र सोशोलॉजी है उससे रिलेटेड वीपीआई क्वेश्चन होगा। तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सोशोलॉजी का, जो आप एग्ज़ाम देंगे उससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम पिछला वीडियो जितना भी अभी तक हम आपको बताएं आप देखे भी होंगे कि बहुत अधिक प्रश्न परीक्षा बोर्ड में पूछा गया है। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और अगर आप जब तक एग्ज़ाम नहीं दिए हुए 12th का एग्ज़ाम, तब तक अगर अच्छा कंटेंट आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करवाइए। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट जो एग्जामिनेशन जो है सोशोलॉजी, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सोशोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है संस्कृतिकरण क्या है। और ये संस्कृतिकरण इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न 2024, 2023 और आप कह सकते हैं देख पा रहे हैं कि 10, 12, 14, 16, 18 में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। इसीलिए हम बार बार करें कि लास्ट तक वॉच करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको हम बताने वाले हैं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण क्या है? तो समाज शास्त्री M.N. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य सामूहिक किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दशा में अपने रीति रिवाज, कंड कर्म, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। इसको संस्कृतिकरण कहते हैं। अब संस्कृतिकरण में नए विचारों और मूल्यों को ग्रहण किया जाता है। इसमें नए विचार और नए मूल्य को ग्रहण किया जाता है। निम्न जातियां अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए ब्राह्मणों के तौर तरीके को अपनाती है और अपवित्र समझे जाने वाले मांस मदिरा सेवन को त्याग देता है। इनके कार्यों से ये निम्न जातियां स्थानीय अनुक्रम में उच्च स्थान के अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रकार संस्कृतिकरण नए और उत्तम विचार, आदर्श मूल्य, आदत तथा कर्मकांडों को एवं अपनी जीवन स्तर को ऊंचा और प्रमार्जित बनाने के लिए क्रिया करती है। ठीक है, ये टोटल प्रक्रिया जो होता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि शुरू में ही बता दिया, संस्कृतिकरण नए विचारों और मूल्यों को ग्रहण करने के लिए किया जाता है, उसमें नया नया चीज़ ऐड किया जाता है। ठीक है, ये है आपका संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है औद्योगिकीकरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बताएं। तो औद्योगिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर प्रभाव है, क्यों है? अब देखिए इसमें जो भी प्रश्न हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट बताएंगे। देखो ये प्रश्न 9, 12, 15, 17, 19 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए औद्योगिकरण ने सामाजिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसका सामाजिक संबंधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला, परिवार, संस्था और प्रभाव। परिवार, संस्था और प्रभाव है औद्योगिक क्या है ये समझिए। पहला होता है ये औद्योगिक के फलस्वरूप परिवार क्षेत्र के बहुत से कार्यों को विभिन्न संसाधनों या विभिन्न संस्थाओं और समितियों ने ले लिया है। आज संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो रहा है, उसके स्थान पर एकाकी परिवार का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। परिवार की संरचना भी तेज़ी से बदल रही है। परिवार में अब कर्ता का निरंकुश शासन नहीं रहा और ना ही स्त्रियों की स्थिति इतनी निम्न है। मतलब परिवार संस्था में जो है औद्योगिकरण ने सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित किया, तो इसने क्या किया कि जब औद्योगिक जीवन आया, औद्योगिकरण हुआ, तो इसमें पहला तो परिवार, संस्था और प्रभाव पड़ा। परिवार के संस्था पर प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा कि देखो पहले होता था कि सामूहिक चलता था, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार प्रणाली, जो एक हेड होते थे और उसके अंदर में सब होता है। लेकिन अब जैसे ही वो औद्योगिकरण, मतलब कि जैसे उसको जॉब मिलता है वो खुद अलग होने का प्रयास करने लगता है, एकीकरण जिसको परिवार कहते हैं, ये हो रहा है। दूसरा, विवाह संस्था पर प्रभाव। तो विवाह संस्था पर प्रभाव, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े नगरों की स्थापना हो रही है। विवाह बंधन अब शिथिल पड़ गए हैं। विवाह जो एक धार्मिक संस्कृति था अब एक सामाजिक समझौता का रूप ग्रहण कर लिया है। प्रेम विवाहों का महत्व बढ़ रहा है। जैसे औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े नगरों में क्या हुआ कि विवाह बंधन जो है वो शिथिल हो गया। अब जिसको आप लोग कहते हैं कि विवाह बंधन बंद हो गया। पहले क्या होता था कि लिव इन एंड रिलेशनशिप जो था वो समाप्त था, नहीं होता था। लेकिन इसमें है कि अब शादी से पहले आप एक साथ में रह सकते हैं, है ना। तो ये हुआ, तो शादी से पहले साथ में रह सकते तो फिर विवाह का मतलब ही नहीं रहा, है ना। तो प्रेम विवाह का महत्व
बढ़ रहा है। चलिए आगे देखता है, आगे कहता है कि धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव भी पड़ा। धर्म के प्रति लोगों की भावना कम होती रही है। पहले होता था कि लोग धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रहते, लेकिन अब कम होते रहे। वैज्ञानिक आविष्कारकों ने मनुष्यों की प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाया है और अब लोग तर्क के साथ कार्य करते हैं। पहले जैसे कि कहा गया है ना कि एक एजुकेटेड पर्सन जब तक तर्क करके लोगों को फैसला नहीं देंगे, चाहे लोगों को तर्क करके फैसला नहीं सुनाएंगे, तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो वही यहाँ पे कहता है कि वैज्ञानिक आविष्कारकों ने मनुष्य को तर्क करने की क्षमता बढ़ा दिया। उसमें राज्य की धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं और धार्मिक कट्टरता अब धीरे धीरे कम हो रही है। और धार्मिक कट्टरता कुछ दिन पहले तक कम था, ठीक है, और अभी भी कम हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि औद्योगिकरण से क्या परिवर्तन हुआ। स्त्रियों और सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ। स्त्रियां अब घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर पुरुषों के समान विभिन्न व्यवसायों को करने लगी है। पहले होता था कि स्त्रियां जो होती थी वो कि घर के अंदर में ही कार्य किया करते थे, वो आपको चूल्हा चौका ही करना है। लेकिन अब क्या है कि पुरुषों से कंधा मिलाकर साथ में चलना प्रारंभ कर दिया। नागरिक जीवन का प्रभाव हुआ। नागरिक जीवन पर प्रभाव पड़ा। औद्योगिक की उन्नति से सामाजिक जीवन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, जैसे सामुदायिक भावना की कमी। क्या? सामुदायिक भावना की कमी, समय का मूल्य बढ़ जाना, और समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले होता था कि लोग एक जगह पे चौपाले पे बैठ के गप सड़ा के उड़ाते थे, लेकिन अब देखिए वो समाप्त होते चला गया। पहले बहुत जगह पे होता, क्योंकि समय की मूल्य बढ़ता गया। सामुदायिक भावना की कमी होती गई, समय का मूल्य बढ़ता गया, बीमारियों का बढ़ना हो गया। क्योंकि पहले होता था कि पहले कसरत करते थे वगैरह वगैरह, अभी भी जिम के तौर पर कसरत हो रहा है, लेकिन ये होता था कि पहले शारीरिक वर्क ज़्यादा होता था, अब शारीरिक वर्क कम होता है। पारिवारिक नियंत्रण का अभाव हो गया। पहले पारिवारिक नियंत्रण होता था, अब नियंत्रण का अभाव हो गया, ठीक है, कमी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कहता है यहाँ पे कि जाति एवं वर्ग में अंतर करें। जाति क्या है और वर्ग क्या है? सबसे पहले दो वर्ड है, एक है कास्ट एंड एक क्लास। दो वर्ड है, कास्ट एंड क्लास। अब कास्ट क्या है? क्वेश्चन है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। अब कास्ट क्या होता है? जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है। जाति की सदस्यता जो है प्रदत्त होती है, जबकि वर्ग की सदस्यता अर्जित होती है। जाति जो होते हैं वो आपको ट्रांसफ़र होता है। आप कह सकते हैं कि आपके दादा परदादा एक समझिए कि उसके द्वारा थ्रू से ट्रांसफ़र हो रहा है, जबकि वर्ग जो होता है वो वर्ग जो होता है उसको अर्जित किया जाता है, कमाया जाता है कि आप इस कैटेगरी के इस वर्ग में है। जैसे कि आप सपोज मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के वर्ग में है, आप एक मजदूर के वर्ग में है, आप एक किसान के वर्ग में है, वगैरह वगैरह, ये सब आता है। जाति जन्म पर आधारित होती है, और जाति जो होता है जन्म पर आधारित होता है कि आप इस कास्ट में जन्म लिए, आप इस कास्ट में जन्म लिए। लेकिन वर्ग जो होता है वो कर्म पर आधारित होता है, वो काम किस प्रकार से कर रहे हैं नहीं कर रहे इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है कि दिया हुआ कि जाति का अंतर्विहित सामूहिक है परंतु वर्ग नहीं है, और जाति जो है वो अंतर्विवाही है। जैसे कि जाति जो होता है कि आप शादी विवाह के बाद एक ही कास्ट में जो पहले इससे पहले डिस्कस किया गया था उसी के अंडर में होता है। फिर आगे दिया गया है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जाति का व्यवसाय परंपरागत होते हैं परंतु वर्ग का व्यवसाय परंपरागत नहीं होते। जो भी जाति जो होता है वो व्यवसाय जो, जैसे कि अभी पंडित हैं वो अपना कार्य एक साथ करते हैं, क्योंकि पंडित ही पूजा पाठ करवा सकते हैं। तो ये जाति व्यवसाय जो है परंपरागत है, एक आपके पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन वर्ग जो होता है वो ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि एक एजुकेटेड पर्सन है, एक टीचर है तो टीचर वर्ग में आएंगे आप, ठीक है। अगर आप एक मजदूर है तो मजदूर वर्ग में आएंगे। तो ये कमाया जाता है। वर्ग जो है पहले भी बताया गया कि इसको आप अर्जित करते हैं, परंपरागत ये नहीं होता है, कमाया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर सपोज मान लीजिए कि हम एक टीचर है तो हमारा पूरा पीढ़ी टीचर ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना। उसको पढ़ना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, तो उसको अर्जित करते हैं। वर्ग जो होता है व्यवसाय जो होता है उसको अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, जाति की सदस्यता में आजीवन परिवर्तन नहीं होता है। जो जाति जो होते हैं उसमें कोई भी परिवर्तनशील आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्ग की सदस्यता में परिवर्तन आप संभव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे दादा कुछ अलग थे, पिताजी कुछ अलग है, हम कुछ अलग है। तो ये इसमें क्या है कि वर्ग में डिफरेंट होता चला गया, बदलाव होता गया, लेकिन जाति नहीं। दादा वही जात थे, पिताजी वही जात है, हम भी वही जात है। जात में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। आगे दिया हुआ है कि जाति के अंतर्गत श्रेष्ठता का आधार सामाजिक है। जो जाति के अंतर्गत श्रेष्ठता होता है उसका आधार जो है वो सामाजिक है, लेकिन वर्ग में श्रेष्ठता का आधार आर्थिक होता है, ठीक है। इसमें पैसे के बल पर होता है, उसको अंतर्गत के अंदर में आते हैं, ठीक है। जाति एक बंद समूह है, जाति एक बंद समूह है, जबकि
वर्ग एक खुला समूह है, जो वर्ग है एक खुला समूह, आप किधर भी कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, जा सकते हैं, ना। हाँ चलिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ, कहते हैं सती प्रथा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा क्या है। सती प्रथा यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पत्नी की चिता के साथ उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था, उसी को सती प्रथा कहते हैं। अब क्या बोला कि जब अगर सपोज मान लीजिए कि किसी लेडीज़ का पति मर गए, अब वो मर गया तो उस सिर्फ जलाने का वो पति मरा, उसी का हक है, वही वह जले। लेकिन नहीं, पति मर गया तो तुम भी उसके साथ उसी के चिता पर तुम भी जल के मर जाओ, ये था। कई बार तो इसके लिए विधवा की रजामंदी होती थी, तो कभी कभी उनको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर किया जाता था। कभी कभी विधवा जो होते थे रजामंदी होते थे, वो साथ में अपने मन से होते थे, लेकिन कभी कभी उसको मजबूर किया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका महत्व होता है पवित्रता, और पति के साथ जो भी महिला जलती थी उसको सती कहते थे। अब लिंगानुपात देखिए, इकोनॉमिक्स में भी ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगर है आपका इकोनॉमिक्स तो ये भी आप जरूर देख लीजिएगा, लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। अगर 1000 पुरुष पर जितने भी लेडीज़ हैं या फिर अब स्त्री हैं, वो आपका लिंगानुपात कहलाएगा। लिंगानुपात बल्कि इसके बजाय जैविक, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और आर्थिक ताकतों द्वारा आकार दिया गया है। लिंगानुपात का समाज, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। एक और प्रश्न है इसी में दिया गया, कहता है कि एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं। एकाकी परिवार, अभी आपको बताया कि संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार क्या है, तो इसको विस्तार से समझ लीजिए। एकाकी परिवार या एकल परिवार का मतलब ऐसा पारिवारिक संरचना से है जिसमें केवल पति पत्नी और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। इसके साथ ही परिवार मुख्य भी केवल इन्हीं लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। जो परिवार का मुखिया जो होता है, इसी के अंदर में क्या बोला, बच्चे और पत्नी ही शामिल है, पति पत्नी और बच्चे भी इसी में अंडर में शामिल रहेंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है, कहता है कि भारतीय समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। भारतीय समाज जो है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। एकल परिवार विश्व के सभी समाजों में से सार्वभौमिक विशेषता होते जा रहा है। जो एकल परिवार, जो अकेले परिवार है, जिसमें अभी आपको बताया कि पति पत्नी और बच्चे के ऊपर शामिल किया जाता है, वो विश्व भर में वो ज़्यादा सार्वभौमिक होते जा रहा है, इसकी बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में अब धीरे धीरे सामाजिक में इस तरह का परिवर्तन या परिवार में देखने के लिए मिल रहा है। पहले होता था कि भारत में संयुक्त परिवार होते थे, मतलब कि सब जोड़ जिसको कहते हैं शामिल एक जगह पे ही रहते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छा लगा हो। लेकिन एक और प्रश्न है, जनसंख्या नीति क्या है। जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहन करना और महिलाओं शिक्षा पर विशेष जोर देना लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद फरवरी में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की थी। तो जनसंख्या नीति था कि इसमें सब कुछ सोच समझ के चलना है, जनसंख्या को कैसे प्रोत्साहित करना है, कैसे कम करना है, कैसे बढ़ाना है, ये सब कुछ था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है ना। वीडियो लंबा नहीं हो रहा था तो MCQ प्रश्न जो है उसको भी इसमें हम लोग कवर किए रहते, लेकिन MCQ का एक लंबा सीरीज हम लोग बनाएंगे जिसमें लगभग 200 से 300 प्रश्न हम लोग उसको देखने वाले हैं, है ना। तो 200 से 300 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और 200 से 300 MCQ का सीरीज को आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी हम प्रश्न बताएंगे उसके अंदर में बस उसी के अंदर से परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर। आप सबसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।